हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खैर और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है यूएस स्टॉक मार्केट की। तो भाई ऑल टाइम हाई जाता हुआ दिखाई दिया है। अब देखो किस तरीके से मार्केट बढ़ रही है। बीच में थोड़ी सी नीचे जाती हुई दिखाई दी थी क्योंकि ग्लोबल टेंशंस बढ़ रही थी, क्योंकि अभी फिर से रिकवरी देखने को मिली है। जो मिडिल ईस्ट टेंशन थी वो ईज आउट होती हुई दिखाई दी है। ऑयल प्राइसेस रिकवर होते हुए दिखाई दी है। तो कहीं ना कहीं अच्छी खबर है यूएस के लिए और ग्लोबल मार्केट्स के लिए। बाकी अगर वोडाफोन आइडिया की बात करके चले तो उनके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि अगर मैं यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर सिंधिया जी की बात करके चलूं तो उन्होंने बोला है इंडिया के अंदर टेलीकॉम ड्यूओपोली नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह से इंडिया का जो डिजिटल एम्बिशन है वो खराब हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि भाई वोडाफोन आइडिया को जीने के लिए जो पैसे चाहिए वो शायद उनको मिलते हुए दिखाई देंगे। वोडाफोन आइडिया वालों ने 45,000 करोड़ का इंटरेस्ट वेवियर मांगा था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब वोडाफोन आइडिया वालों को कहना है भाई हमारे पास पैसे नहीं है सर्वाइव करने के लिए, हम इतना पैसा कमा नहीं रहे, लॉजिकली ये लॉस कर रहे हैं। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 25 के क्वार्टर 4 की बात करके चलूं तो 7166 करोड़ का लॉस किया है इन्होंने। हाँ, इंप्रूवमेंट दिखाई दी है। पहले 7674 करोड़ का लॉस था, तो इंप्रूवमेंट है, बट भाई बहुत ज्यादा होता है। ऊपर से आपको एजीआर ड्यू देना है, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट आ रहा है, तो फिर इनको बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो वेवियर वगैरह टाइप की स्कीम्स देखने को मिल सकती है। ऑल दो ड्यूओपोली की अगर बात करी जाए तो एक साइड पे बीएसएनएल भी तो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे ही रहा है ना, तो ड्यूओपोली तो वो भी तोड़ सकता है। तो क्या स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट की? वेट एंड वॉच। मुझे लगता है वोडाफोन आइडिया के लिए कुछ अच्छी खबर आ सकती है। बाकी इंडिगो की बात करके चले तो उनका मार्केट शेयर 64% पे पहुंच गया है। कहीं ना कहीं जो एयर इंडिया वाला सीन हुआ है उसके चक्कर में एयर इंडिया के मार्केट शेयर कम होते हुए दिखाई देंगे। फ्लाइट्स भी कैंसिल होती हुई दिखाई दे रही है, पायलट्स भी डर रहे हैं, लोग भी फ्लाइट में ट्रेवल करने से डर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बुरी खबरें हैं। बाकी अगर हम अडानी ग्रुप की बात करके चले तो वो मेगा इंडस्ट्रीज की एसेट एक्वायर कर सकते हैं। अब मेगा इंडस्ट्री के पास में बहुत सारा पावर सेक्टर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है और अडानी ग्रुप शायद उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप इस टाइम पे इंडिया के लार्जेस्ट प्राइवेट ट्रांसमिशन कंपनी बन चुके हैं। 16 स्टेट्स के अंदर ये ऑपरेट कर रहे हैं और 93,200 मेगावाट की कैपेसिटी है इनके पास में। इनका ऐसा कहना है 12 मिलियन कंज्यूमर्स है इनके पास में, मतलब 1 करोड़ 20 लाख हो गया। तो देखो ये टॉक्स एक्चुअली रिजल्ट में कब कन्वर्ट होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि ये खबर पहले भी हमको सुनने को मिली थी। बाकी अगर एनपीसीआई की बात करके चले तो 42% इनका प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 1552 करोड़ के ऊपर फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर इनका प्रॉफिट पहुंच गया है। भाई ये आरबीआई की नॉन प्रॉफिटेबल आर्म है जिसको बैंक्स ओन करते हैं। यूपीआई, आईएमपीएस, जितना भी ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए सर्विस यूज होती है वो ये एक तरह से देखते हैं। अभी रुपए कार्ड आ गए हैं, वहां से थोड़ा सा बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपीआई से पैसे कमाते हैं, हाँ यूपीआई से भी पैसे कमाते हैं। हम लोगों के लिए यूपीआई फ्री है, बट बैंक्स को चार्ज देना पड़ता है टेक्नोलॉजी यूज का, प्लस लाइसेंस के पैसे कमाते हैं। कई कंपनीज को एसडी की एपीआई वगैरह दी जाती है, वहां से पैसा कमाते हैं। तो नंबर्स तो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो पिछले कुछ टाइम से खबरें आ रही है कि भाई आपकी यूपीआई पे अब पैसा लगेगा, बी2बी में लगेगा, बट लगेगा ताकि बैंक्स वगैरह पैसा कमा पाए, क्योंकि देखो उनको एनपीसीआई को तो देना ही है। अब बैंक्स अगर कुछ कमा लेंगे तो एनपीसीआई को भी दे लेंगे, उनका बिजनेस भी बन जाएगा। यूपीआई फ्री के चक्कर में और जिस तरीके से पेनिट्रेशन हो रहा था, इस चक्कर में बैंक्स की मजबूरी हो गई थी यूपीआई पे काम करना। मैं कहता हूँ एनपीसीआई यूपीआई फ्री क्यों नहीं कर देती? मतलब प्रॉफिट भाई, पहले ही इतना सारा प्रॉफिट तो कमा ही रहे हो ना, रुपए के साथ में कुछ स्कीमें निकाल दो, वहां से पैसा कमा लो। रुपए को एक बड़ा कार्ड बना दो जो कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी चल पाए। बाय द वे यूपीआई इंटरनेशनल गया है तो वहां से भी इन्होंने पैसा कमाया होगा। बाकी बैटरी स्मार्ट की बात करके चले तो $21 मिलियन इन्होंने $450 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर रेस करे हैं। ये लोग करते क्या है, ये बैटरी एज अ सर्विस सॉल्यूशन देते हैं जहां पर लिथियम आयन बैटरी की स्वैपिंग दी जाती है, जो गिग वर्कर्स है ना उनकी बाइकों के अंदर बदली जाती है। अब यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, इस कैटेगरी के अंदर जो बड़े प्लेयर निकल के आएंगे ना, वैल्यूएशन उनकी वैसे ही बहुत ज्यादा होगी। रीजन क्या है, आपको अगर इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो आपको इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी। इन्वेंट्री रखने के लिए आपको कैपिटल चाहिए होगी। अगर आप कैपिटल रेस करते हो तो आपकी वैल्यूएशन बढ़ेगी। सिंपल सी बात यह है, एक बैटरी का 5,000, 6,000, 10,000 कुछ तो कॉस्ट आता है ना, चाहे आप उसको रेंट के ऊपर दे रहे हो, पर एक्चुअली वन टाइम एसेट कॉस्ट तो आपकी आ रही है ना। तो अगर आपको उसको एक्सपेंड करना तो हर बैटरी के ऊपर आपकी कॉस्ट आने वाली है। बाकी इंडिया की एक डिफेंस टेक स्टार्टअप है आर्मरी की, उन्होंने 13 करोड़ रुपए रेस किए है। ये कंपनी 2024 में ही शुरू हुई थी। ये कर क्या रहे हैं, जो काउंटर ड्रोन सिस्टम होता है वो बना रहे हैं इंडिजीनियस, मतलब ड्रोन्स अटैक अगर देश के ऊपर करते हैं तो उनको हवा में ही उड़ाने के ऊपर काम किया जाएगा। अब ये जो पैसा है
है R&D, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन सबके ऊपर खर्च किया जाएगा। इस कैटेगरी में भाई पैसा मिलेगा। डिफेंस सेक्टर ग्रो कर रहा है इंडिया का और ये अपॉर्चुनिटी है पैसा रेज करने की। अगर आप में से कोई बंदा है जो डिफेंस के ऊपर कोई प्रोडक्ट बना रहा है, कुछ कर रहा है, दिस इज अ गुड टाइम टू रेज फंड्स। बाकी स्विगी के जो फॉर्मर सीटीओ थे, उनकी स्टार्टअप साही ने $10.5 मिलियन रेस करे हैं। ये एक फिनटेक ऐप है और भाई आप समझो, सही SAHI म्यूचुअल फंड सही है, सही वहां से निकाला होगा शायद। बाकी अगर हम BYD की बात करके चले तो उनकी प्रोडक्शन स्लो डाउन होती हुई दिखाई दे रही है। BYD अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन को भी डिले करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? भाई इनकी गाड़ियां नहीं बिक रही है। गाड़ी नहीं बिक रही है, इसका मतलब ये है कि भाई बहुत सारी गाड़ियां मार्केट में ऑलरेडी पड़ी है। ये जो कार वाला स्लम है, इंडियन मार्केट्स में भी हम देख रहे थे, अब चाइना में वहां पे दिख रहा है। इस चक्कर में इन्होंने अपनी गाड़ियों की प्रोडक्शन 13% के आसपास स्लो डाउन कर दी है। इसके साथ में इन्होंने अपनी गाड़ियों के प्राइसेस भी घटाने शुरू किए, क्योंकि भाई वहां पे ना एक तरह से प्राइस वॉर शुरू हो गई है चाइना के अंदर, जहां पर कॉम्पिटिटर्स भी अपनी गाड़ियों के रेट घटा रहे हैं, ये भी घटा रहे हैं। तो इस चक्कर में प्राइस भी कम करे जा रहे हैं ताकि गाड़ियां निकल जाए भाई। बाकी अगर मैं ड्रीम 11 की बात करके चलूं तो उन्होंने ड्रीम प्ले निकाल दिया है, जो विंजो MPL जैसे को कम्पीट करेगा। अब सट्टे के अंदर क्रिकेट के अलावा बाकी गेम्स भी आ जाएगी इनके पास में। बाकी वीडियो आगे से पहले आपको याद देना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को तो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस आपके लाता रहता हूँ। और बाकी भाई जो हमारा टेक वाला चैनल है, वहां पर भी वीडियोस आ रही है, सपोर्ट दैट। बाकी ब्लू स्मार्ट की ऐप फाइनली बंद होती हुई दिखाई दी है। ये कंसर्निंग चीज है भाई। इनकी सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया था अप्रैल के अंदर। जिन लोगों ने एडवांस में पैसा दे रखा था, वॉलेट में पैसा डाल रखा था, उनके पैसों को क्या होगा? कहा तो ये गया है कि 90 दिन के अंदर अंदर आपको पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। 2 महीने से थोड़ा सा ज्यादा टाइम अब हो चुका है। अगर आप में से किसी को पैसे मिले तो भाई बताना। बाकी इंडियन टेक स्टार्टअप्स की बात करके चले तो $4.8 बिलियन रेज किया है फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 के अंदर। ये अच्छी खबर नहीं है। 25% डिक्लाइन देखने को मिला है 2024 से। डबल डिजिट कॉन्ट्रैक्शन दिखाई दे रही है हर कैटेगरी के अंदर, चाहे सीड हो, अर्ली स्टेज हो या फिर लेट स्टेज हो। इसके साथ में हमने बहुत सारे डाउन राउंड्स भी देखे हैं। तो लेट्स सी सेकेंड हाफ कैसा जाता हुआ दिखाई देता है। अगर रिटेल सेक्टर की बात करके चलो तो वहां पर पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल कैपिटल रेज में बात करके चले तो 26% बेंगलुरु स्टार्टअप्स ने रेज किया है, 25% दिल्ली की स्टार्टअप्स ने रेज किया है। पिछले 2 साल से यूनिकॉर्न की बनने की स्पीड भी स्लो डाउन होती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का फंड आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी अगर हम एप्पल की बात करके चले तो वो इंडिया के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट टैबलेट ब्रांड बन गया भाई। 16% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है। 27% ईयर और ईयर इंक्रीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं कहूंगा कि भाई अब आईपैड वर्दी होना शुरू हो गया है। पहले आईपैड ना उतना वर्दी नहीं था। अभी जो नया आईपैड OS का वर्जन आ रहा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कंप्यूटर वाली फीलिंग आने लग जाएगी आपको। बट कहीं ना जितने भी टैबलेट्स है ना, टैबलेट का यूज केस थोड़ा समझ में नहीं आता। क्या पिक्चरें देखने के लिए ही टैबलेट यूज करना है? गेम्स खेलने के लिए टैबलेट यूज करना है? क्योंकि प्रोडक्टिविटी वाले काम तो नहीं होते ज्यादा। मैं बहुत टाइम से आईपैड यूज करता हूँ, तो मुझे तो कोई बहुत बड़े काम नहीं लगते कि जो भाई ऐसे काम हो रहे हैं कि भाई तबाही मचा रहे आईपैड में ही हो सकते थे। आईपैड में पावर बहुत ज्यादा है और उस लेवल की चीजें नहीं बनी हुई थी। बट कहीं ना कहीं जो इन्होंने अपनी मल्टीटास्किंग का फीचर अपग्रेड किया है ना, उसकी वजह से आप आईपैड की पावर को अनलॉक कर पाओगे। मैं कहता हूँ मैक OS क्यों नहीं चलने देता तुम? आईपैड के अंदर ऑप्शन होना चाहिए स्विच करने का कि भाई मैक की OS चला लो। क्योंकि अब आईपैड के अंदर भी M जनरेशन प्रोसेसर्स आ रहे हैं, अच्छी रैम भी आ रही है, तो चल तो सकता ही है ना। बट फिर भी मुझे पहले लगता था कि भाई टैबलेट का यूज केस क्या है, उतना बड़ा प्रोडक्ट है ही नहीं। MKBHD ने भी रिसेंटली भी एक वीडियो डाली थी, यहाँ पर बात करी थी टैबलेट एक नीच प्रोडक्ट है। हम ये भी नहीं कह सकते कि इंडिया के अंदर स्कूल के अंदर लोग आईपैड लेके जाते हैं, कॉलेजेस के अंदर आईपैड लेके जाते हैं नोट्स बनाने के लिए। ग्लोबली तो आप ये भी कह सकते हो आईपैड के अंदर लोग नोट्स पेन यूज करके नोट्स बना लेते हैं। डिजिटल आर्टिस्ट के लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। बट इंडिया के अंदर ये भी नीश मार्केट्स है। अगर हम रिलायंस की बात करके चले तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने का प्लान कर रहे हैं। एक बेसिकली कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है जिसका नाम रखा जा रहा है धीरू भाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स, जो कि जामनगर में बनाया जाएगा, जहां पे PV मॉड्यूल्स, बैटरी, हाइड्रोजन, बायो एनर्जी और भी बहुत सारी चीजें बनाई जाएगी। बेसिकली जो ग्रीन इंडिया का मिशन है उसको फुलफिल करने के लिए जो चीजें होगी वो यहाँ पे बनेगी। 5000 एकड़ के अंदर ये फैला होगा और जो $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का रिलायंस ने वादा किया था उसी का ये पार्ट होने वाला है। इंडिया का टारगेट है 500 गीगावाट्स की नॉन फॉसिल फ्यूल रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी जनरेट करना 2030 तक। और जिस तेजी से सारी चीजें हो रही है, क्या पता अचीव भी हो जाए। अभी हमने लास्ट न्यूज में ही बात करी थी, 50% जो एनर्जी आ रही है वो रिन्यूएबल सोर्स से आ रही है इंडिया के अंदर। अगर अब अडानी ग्रुप की बात करके चले तो वो अपने एयरपोर्ट वाले बिजनेस को डीमर्ज कर सकते हैं। अभी नहीं, 2027-28 में कहा जा रहा है। और अडानी ग्रुप ने ऐसे ही बहुत सारी अपनी एंटिटीज बनाई है। अगर आप
देखोगे इनका पूरा कारोबार हर डायरेक्शन में फैला हुआ है। तो ये ऐसे ही करते हैं, डीमर्ज कर करके अपने से बच्चा अलग करते रहते हैं। बाकी टेक महिंद्रा के सीईओ की बात करके चले तो उनकी सैलरी 54 करोड़ है फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। एवरेज मीडियन से 840 टाइम्स है, 840 टाइम्स। ये बहुत बड़ा नंबर होता है अगर देखा जाए तो भाई। बट अगर आप ब्रेकिस देखोगे ना, जो इनका कॉम्पनसेशन है उसके अंदर 11.4 करोड़ तो सैलरी है। मतलब एक बार को कह सकते हो 80-90 लाख रुपए महीने की तो सैलरी ले रहे हैं। और ऑलमोस्ट 31 करोड़ पे इनको ईसॉप पर्क्स मिले हैं और 11.7 करोड़ वेरिएबल पे है। तो सब टोटल करके तो 54 करोड़ आ रहा है। बट ईसॉप्स भाई हर बार नहीं मिलेंगे ना, या फिर हो सकता है कोई टारगेट लिंक ईसॉप हो जो इनको मिले हो। अगली खबर भाई यूएस से है। अगर आप स्टूडेंट हो और आप यूएस के अंदर वीजा चाहते हो तो आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को पब्लिक करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली अगर आप FMJ कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो अगर आपने अपने अकाउंट को प्राइवेट ही रखा ना, तो फिर आपकी वीजा एप्लीकेशन डिले हो सकती है या फिर डिनायल भी आ सकता है। कहा यह जा रहा है भाई अपनी पब्लिक प्रोफाइल से जितना भी आपने उल्टा सीधा काम कर रखा उसको डिलीट मारो, क्योंकि इसी के ऊपर आपका सारा जजमेंट होने वाला है। बाकी अगर मार्केट की बात करके चले तो भाई मार्केट इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रही है। वॉर क्राइसिस ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका असर मार्केट पे दिखाई दे रहा है कॉन्स्टेंटली। जो डोमेस्टिक नंबर्स निकल के आए वो भी ठीक हो रहे हैं, ऑयल के प्राइसेस भी घट रहे हैं। और आप देख लो कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग। आप जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।